मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम कुछ एक ऐसे इंडियन पॉलिटी का जो एक इशूज है करंट का, उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और मुद्दा ये था न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। हुआ ये था, दिसंबर की बात है, विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव जी को वहां पर बुलाया गया था। उस संबोधन के दौरान उन्होंने एक बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनको लेकर के एक विवादास्पद बयान उन्होंने दे दिया था। जो बयान कहीं ना कहीं ऐसे थे कि ऐसे जो पद पर बैठे लोग हैं उनके लिए भी शोभनीय नहीं है। यहाँ तक कि जो हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी में जो आर्टिकल 51 का सब पार्ट ई है वो कहता है कि सद्भावपूर्ण व्यवहार किया जाना, ऐसी कोई टिप्पणी न किया जाना जो व्यक्तिगत गरिमा और किसी समुदाय को लेकर के टारगेट किया जाए या उससे वो समुदाय आहत हो। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि ऐसा कृत्य न किया जाए। तो जब उनका 8 दिसंबर को ये बयान दिया गया तो उस बयान देने के बाद में राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने, लगभग 55 सांसदों ने क्या किया था, 13 दिसंबर 2024 को राज्यसभा के जो सभापति हैं, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी को एक प्रस्ताव दिया साइन करके 55 सांसदों ने कि इन्हें 124(4) के तहत इन्हें इनके पद से हटा दिया जाए। तो इसी बातें यहां पर क्या हुआ, जब ये प्रस्ताव दिया गया तो इस प्रस्ताव देने के बाद से न्यूज में चर्चा में बना कि महाभियोग, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग। तो यहां मैं ये क्लियर करूं कि जो महाभियोग की जब बातें की जाती हैं तो महाभियोग भारत में सिर्फ एक व्यक्ति पर लगाया जाता है और वो सिर्फ क्या है, भारत का राष्ट्रपति है जिसे महाभियोग लगा के हटाया जाता है। इसके अलावा किसी पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। तो अगर जजों को हटाने को लेकर के जब बात की जा रही है और अगर उसे महाभियोग शब्द प्रयोग किया जाता है तो ये पूरी तरीके से क्या है, असंवैधानिक शब्द है। आप बोलचाल की भाषा में ये बातें प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपके मेंस में प्रश्न आ गया और अगर आप लिखते हो कि जजों को महाभियोग से हटाया जाता है तो आपने सारी बातें सही लिखी, लेकिन इस शब्द के कारण से आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए कट जाएंगे क्योंकि जजों को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया जाता। जजों को लेकर के कानून बनाया गया था, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, उसके तहत जजों को हटाया जाता है, वहां वो प्रक्रिया है। तो पहली क्लियरिटी ये ध्यान रखना कि जजों को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया जाता। और ये चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसीलिए आया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। तो अब हम यहां पर जैसे जो महाभियोग की बात आई तो हम महाभियोग के बारे में आपको एक दो पॉइंट बता देते हैं। जैसे ये समझना आप, जब हम महाभियोग की बात करेंगे तो महाभियोग राष्ट्रपति पे लगता है और जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो संविधान का अनुच्छेद 56 का खंड 1 का जो उपखंड बी है, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को जो हटाया जाएगा 56(1)(b) के तहत हटाया जाएगा, जो महाभियोग के माध्यम से। और जो हटाने की प्रक्रिया है, अर्थात महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बताई गई है 61 में बताई गई है। तो जो जजों को हटाने को लेकर के बात है वो महाभियोग की जैसी प्रक्रिया है, ना कि महाभियोग है। तो पहली क्लियरिटी आप ये ध्यान रखना, जजों को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया जाता, महाभियोग की जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। तो महाभियोग सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाएगा और किसी के ऊपर नहीं।
तो अब जजों को हटाने को लेकर के जो हम बात करें तो इनको लेकर संवैधानिक उपबंध क्या है। तो जो भारतीय संविधान में 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात की गई है कि अगर उन्हें हटाना होगा तो हटाया कैसे जाएगा, उसकी प्रक्रिया बता दी गई। और इसी का प्रयोग करते हुए कि इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए 1968 में भारत सरकार ने जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया था और उस एक्ट में बताया कि किस प्रक्रिया के माध्यम से हम इनको हटाएंगे। अभी हम प्रक्रिया भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो 124(4) में है, यही 218 में कहा गया कि जब भी क्या होगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा तो हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के जज को लेकर के है। तो यहां पर ये बातें बता दी गई। तो हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज जो हटाया जाएगा उनके लिए प्रक्रिया सेम है 124(4) में, और जिसका प्रयोग संसद ने करके जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया था। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझना जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जो यहां पर जजेस इंक्वायरी एक्ट है इसमें और ये इन्हें हटाने का जो आधार है ये सब क्या है। तो जज को तभी हटाया जाएगा, इनको जो हटाने का जो आधार है वो दो आधार है। एक तो है सिद्ध दुर्व्यवहार, यहां पर मेंशन भी किया टीम ने, सिद्ध दुर्व्यवहार, और दूसरा है अक्षमता। इन दो आधारों पर क्या होगा कि जजों को हटाया जाता है, उनकी अक्षमता के आधार पर, और अगर उनका जो दुर्व्यवहार है अगर सिद्ध हो गया है तो। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में अगर हम बात करें तो यहां पर स्पष्ट किया गया कि क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो पहले यह कहा गया कि अगर जज ने क्या किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उसे हटाया जाएगा। उसके अलावा अगर वो न्यायाधीश की जो निष्ठा होती है उसको कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाया है तो उसको हटा दिया जाएगा, और अगर उसने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो भी उसे हटाया जाएगा। तो जजेस जो इंक्वायरी एक्ट थी इसमें ये बातें बताई गई। पद का दुरुपयोग हो, न्यायाधीशों की जो निष्ठा है उसे कमजोर करने का अगर आपने प्रयास किया, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया, तो इस आधार पर हटाया जाता है। अब इसमें प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया कैसे है, तो ये प्रक्रिया जो बताई गई जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में ही बताई गई। पहला प्रक्रिया कैसे, अब जो जजों को हटाने की बात आएगी तो ये प्रक्रिया राज्यसभा से भी स्टार्ट होगी और ये प्रक्रिया लोकसभा से भी स्टार्ट होगी। तो जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं शेखर यादव जी को लेकर के जो इन्हें हटाने की बात आई, तो ये मुद्दा कहां उठाया गया, राज्यसभा में उठाया गया, और राज्यसभा के 55 सांसदों ने लिखित प्रस्ताव यहां पर उपराष्ट्रपति जी को, यहां राज्यसभा के सभापति को दिया था, और उन्होंने यहां तक की मांग कर ली थी कि जो नियम 267 है, नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर हमें चर्चा का अधिकार दिया जाए। हालांकि सभापति ने यह अधिकार उनको यहां पर चर्चा के लिए उन्हें दिया नहीं, फिर भी उन्होंने ये मांग कर ली थी। तो ये 267 के तहत जो नियम मांग किया गया था ये नहीं दिया गया। तो प्रक्रिया समझना कि कैसे प्रक्रिया संचालित होगी। यहां पर प्रारंभिक चरण में क्या होगा, अगर उन्हें हटाने को लेकर के लोकसभा से अगर कोई प्रस्ताव आता है, तो अगर लोकसभा से आएगा तो लोकसभा के 100 सांसदों को लिखित अध्यक्ष को क्या करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव देना होगा। और अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा से शुरू होता है तो राज्यसभा के 50 सांसदों को हस्ताक्षर करके यह प्रस्ताव सभापति को देना होगा। अब ये प्रस्ताव दिया, अभी प्रस्ताव देने से चीजें प्रारंभ नहीं हो जाएंगी। प्रस्ताव देने के बाद अब निर्भर ये करता है कि क्या उस समय इसे स्पीकर या चेयरमैन इसे स्वीकार करते हैं। अगर वो स्वीकार करेंगे तभी आगे चीजें बढ़ेंगी, अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो अब अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो स्वीकार करने के बाद में अगर उन्होंने खारिज कर दिया तो बातें यही खत्म, और अगर स्वीकार कर लिया तो आगे चीजें बढ़ेंगी। तो अब क्या होगा कि प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया गया है तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
और जो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा वो उस हाउस में, जिस हाउस को लेकर के ये प्रस्ताव वहां पर स्वीकार किया गया है। तो अब क्या होगा कि जब 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा तो गठन समिति होगी उसमें पहला जो सदस्य होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश होगा। दूसरा सदन किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तीसरे सदन में अध्यक्ष या सभापति को, जिस भी व्यक्ति को लगता है कि प्रतिष्ठित क्या है, कानून का जानकार है, उस व्यक्ति को रखेंगे। तो ये 3 सदस्य होंगे। एक सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश होगा, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। तो ये 3 सदस्य होंगे। अब ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अब इसके बाद में ये समिति जांच करेगी। जांच करने के बाद क्या है, अब जांच करने के बाद एक तरीका यह है कि समिति ने यह पाया कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे आरोप क्या हैं, गलत हैं। तो अगर समिति ने यह पाया कि आरोप सारे के सारे गलत हैं, तब तो समिति वो रिकमेंड कर देगी जिस सदन ने भेजा है, और उसे रिकमेंड कर देगी कि आरोप जो लगाए गए हैं गलत हैं, तो मामला यही खत्म हो गया। अगर समिति ये कहती है कि जो आरोप लगाए गए हैं आरोप सारे के सारे सही हैं, तो अगर वो ये पाती है कि आरोप सारे के सारे सही हैं, तो फिर आगे चीजें बढ़ जाएंगी और उस सदन को 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। अभी 2/3 मेजॉरिटी भी मैं बताऊंगा कि क्या है। अब जब ये जांच प्रक्रिया चल रही होगी यहां पर समिति की दौर, तो समिति के सामने उस जज को बस अपने बचाव को लेकर के वहां पर उपस्थित भी होना पड़ सकता है, या लिखित अपनी चीजें बचाव के लिए वहां पर तथ्य प्रस्तुत करने पड़ सकती हैं। तो वहां पर समिति के समक्ष जज उपस्थित भी हो सकता है बुलाए जाने पर, या लिखित जो क्वेश्चन मांगे गए उसके वो जवाब देगा वहां पर। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब समिति ने अगर यहाँ पे क्या किया, रिकमेंड किया, और उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर आरोप लगाए गए थे सारे के सारे आरोप क्या हैं, सही हैं। तो जब समिति ने ये बातें कह दिया कि लगाए गए सारे के सारे आरोप सही हैं, तो अब क्या करना होगा, तो यहां पे उस सदन को क्या करना होगा, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। लेकिन जब जजों को लेकर के 2/3 मेजॉरिटी की बात आएगी तो ये समझना आधे से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो गोल मटोल की बातें करते हैं 2/3 पर। यहां पर इन्हें हटाने के लिए एक ही समय पर 2 बहुमत पूर्ण होना जरूरी है। पहला, जब भी ऐसे प्रस्ताव पे वोटिंग हो रही होगी तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब एक उदाहरण लेकर के मैं बताता हूं। तो जब सदन के कुल सदस्य संख्या की बहुमत की बात की जाएगी तो हमारे यहाँ लोकसभा में 543 मेंबर हैं, और 543 का अगर हाफ करेंगे तो 273। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब 273 वहां पर होना ही चाहिए। दूसरा क्या कहा जाता है, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। तो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, इसका मतलब क्या है, मतदान करने वाले का 2/3। अब मान लीजिए किसी दिन पार्लियामेंट में 480 मेंबर उपस्थित हुए हैं, तो जब 480 मेंबर उपस्थित हुए हैं, इनका अगर आप 2/3 निकालोगे तो इनका 2/3 निकालने का मतलब हो जाएगा 320 सदस्य। अब आप देखेंगे कि इसमें इस मेजॉरिटी के साथ दोनों मेजॉरिटी फुलफिल हो रही है। एक तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ 320 लोगों ने इसको समर्थन दे दिया, और दूसरा ये मेजॉरिटी भी फुलफिल हो रही है कि 273 से ज्यादा है। तो एक ही समय पर यहां पर 2 शर्त पूरा होना आवश्यक है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो ये मेजॉरिटी आने के बाद ये मेजॉरिटी भी पूरी हो जाती है। तो इस मेजॉरिटी से पास करना होगा। जब इस मेजॉरिटी से पास कर दिया जाएगा तो फिर दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। अब अगर लोकसभा से प्रक्रिया पूरी हो गई है तो फिर अब ये राज्यसभा को भेजी जाएगी,
और जब राज्यसभा को भेजी जाएगी तो राज्यसभा को भी क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही पास करना होगा, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। तो इसी मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा पास करेगी, और जब राज्यसभा पास कर देगी तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा, और राष्ट्रपति अपना एक आदेश जारी करेगा, और जैसे राष्ट्रपति आदेश जारी करता है तो ये मान लिया जाएगा, उसी किस्त में मान लिया जाएगा कि अब क्या हुआ है कि जज अपना पद समाप्त कर चुका है। तो ये प्रक्रिया है जजों को हटाने को लेकर के, इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अगर हम बात करें तो आज तक, जब से लगभग हमारे 1950 से लेकर के और 2025 तक, ऐसी प्रक्रिया में लगभग अगर 8 बार ऐसे प्रस्ताव की बात आई, इस तरीके से प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने को लेकर के 8 बार ऐसी प्रक्रिया क्या हुई, प्रारंभ करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो जिन जजों को 6 में तो क्या हुआ कि तत्काल प्रस्ताव शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट हो गया। यहां तक कि दीपक मिश्रा के खिलाफ भी ऐसे प्रस्ताव लेकर के आए थे, लेकिन जैसे दीपक मिश्रा के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत होता है लोकसभा में, स्पीकर ने खारिज कर दिया। तो 6 बार तो ऐसे हुआ था हमारे यहां पर कि स्पीकर और सभापति ने ही रिजेक्ट कर दिया था, प्रस्ताव को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इसका कारण ये था, भारतीय न्यायपालिका अपने आप में क्या है, दुनिया की प्रतिष्ठित न्यायपालिका में मानी जाती है अमेरिका के बाद। और यहां पर कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्तिगत हित प्रभावित होने के कारण से भी कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष के नेताओं के माध्यम से ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो ये देखा गया कि 8 बार ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होने की कोशिश हुई, लेकिन 6 बार प्रस्ताव खारिज हो चुका था। 1991 में पहला ऐसा मामला था जहां पर बी रामास्वामी का मामला है। तो इनके खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो इनके खिलाफ ऐसे प्रस्ताव आते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव आया तो, लेकिन देखा यह गया कि जब 2/3 बहुमत से पास करने की बात आई तो लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? तो यहां पे लोकसभा में पास नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, और इसलिए ऐसे प्रस्ताव पास नहीं हो पाए। तो पहला मामला तो यहां का है। ऐसे ही एक मामला और आया था जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का था, सौमित्र सेन मामला जाना जाता है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक जज थे जिनका नाम है सौमित्र सेन। तो सौमित्र सेन के खिलाफ जो मामला आया था उसमें भी यही हुआ। एक मिनट, इसमें पीपीटी पर मेंशन होगा, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो जो सौमित्र सेन मामला है ये आया, और इस पे अनुचित व्यवहार को लेकर के क्या हुआ था कि ये मुद्दा उठाया गया था, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, ये कहा गया कि यहाँ पर वकील ने क्या किया है, 32 लाख के आसपास हेराफेरी की है, और ऐसे तथ्य भी अदालत के सामने रखे जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर भी क्या हुआ कि जैसे ये प्रक्रिया प्रारंभ होती, और यहाँ पे राज्यसभा से सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, उसके पहले ही क्या हुआ था कि सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था। तो कार्यवाही ये हो पाती उसके पहले ही क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस यहाँ पर भी क्या हुआ, ये संपन्न नहीं हो पाया। तो 2 जज ऐसे थे, रामास्वामी और सौमित्र सेन, जिनको इसका सामना करना पड़ा था। बाकी किसी को ऐसी, किसी भी जज को लेकर के ऐसा वो चीजें नहीं आई। बाकी जो भी मामला आया वो किसी न किसी रूप में क्या हुआ, स्पीकर या सभापति ने इसको खारिज ही कर दिया। तो ये रहा हुआ है जजों को लेकर के हटाने को की जो प्रक्रिया थी। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर के आया है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा में इसको लेकर क्या निर्णय होता है, और क्या इस चीजें आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। प्रस्ताव दिया गया था, प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। हाँ, हालांकि वहां पर क्या हुआ कि डिस्कशन का अधिकार नहीं दिया गया था। तो यही सारी बातें थी जो आपसे यहां पर डिस्कस करना था। थैंक यू। कि इसमें इस मेजॉरिटी के साथ दोनों मेजॉरिटी फुलफिल हो रही है।
एक तो 2/3 मेजोरिटी के साथ 320 लोगों ने इसको समर्थन दे दिया, और दूसरा ये मेजोरिटी भी फुलफिल हो रही है कि 273 से ज्यादा है। तो एक ही समय पर यहाँ पर दो शर्त पूरा होना आवश्यक है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो ये मेजॉरिटी आने के बाद ये मेजॉरिटी भी पूरी हो जाती है। तो इस मेजॉरिटी से पास करना होगा। जब इस मेजॉरिटी से पास कर दिया जाएगा तो फिर दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। अब अगर लोकसभा से प्रक्रिया पूरी हो गई है तो फिर अब ये राज्यसभा को भेजी जाएगी, और जब राज्यसभा को भेजी जाएगी तो राज्यसभा को भी क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही पास करना होगा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। तो इसी मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा पास करेगी, और जब राज्यसभा पास कर देगी तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा, और राष्ट्रपति अपना एक आदेश जारी करेगा। और जैसे राष्ट्रपति आदेश जारी करता है तो ये मान लिया जाएगा, उसी किस्त में मान लिया जाएगा कि अब क्या हुआ है कि जज अपना पद समाप्त कर चुका है। तो ये प्रक्रिया है जजों को हटाने को लेकर के, इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अगर हम बात करें तो आज तक, जब से लगभग हमारे 1950 से लेकर के और 2025 तक, ऐसी प्रक्रिया में लगभग अगर 8 बार ऐसे प्रस्ताव की बात आई, इस तरीके से प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने को लेकर के 8 बार ऐसी प्रक्रिया क्या हुई, प्रारंभ करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो जिन जजों को 6 में तो क्या हुआ कि तत्काल प्रस्ताव शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट हो गया। यहां तक कि दीपक मिश्रा के खिलाफ भी ऐसे प्रस्ताव लेकर के आए थे, लेकिन जैसे दीपक मिश्रा के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत होता है लोकसभा में, स्पीकर ने खारिज कर दिया। तो 6 बार तो ऐसे हुआ था हमारे यहां पर कि स्पीकर और सभापति ने ही रिजेक्ट कर दिया था, प्रस्ताव को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इसका कारण ये था, भारतीय न्यायपालिका अपने आप में क्या है, दुनिया की प्रतिष्ठित न्यायपालिका में मानी जाती है अमेरिका के बाद। और यहां पर कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्तिगत हित प्रभावित होने के कारण से भी कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष के नेताओं के माध्यम से ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो ये देखा गया कि 8 बार ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होने की कोशिश हुई, लेकिन 6 बार प्रस्ताव खारिज हो चुका था। 1991 में पहला ऐसा मामला था जहां पर बी रामास्वामी का मामला है। तो इनके खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इनके खिलाफ ऐसे प्रस्ताव आते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव आया तो, लेकिन देखा यह गया कि जब 2/3 बहुमत से पास करने की बात आई तो लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? तो यहां पे लोकसभा में पास नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, और इसलिए ऐसे प्रस्ताव पास नहीं हो पाए। तो पहला मामला तो यहां का है। ऐसे ही एक मामला और आया था जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का था, सौमित्र सेन मामला जाना जाता है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक जज थे जिनका नाम है सौमित्र सेन। तो सौमित्र सेन के खिलाफ जो मामला आया था उसमें भी यही हुआ। एक मिनट, इसमें पीपीटी पर मेंशन होगा, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो जो सौमित्र सेन मामला है ये आया, और इस पे अनुचित व्यवहार को लेकर के क्या हुआ था कि ये मुद्दा उठाया गया था, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, ये कहा गया कि यहाँ पर वकील ने क्या किया है, 32 लाख के आसपास हेराफेरी की है, और ऐसे तथ्य भी अदालत के सामने रखे जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर भी क्या हुआ कि जैसे ये प्रक्रिया प्रारंभ होती और यहाँ पे राज्यसभा से सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, उसके पहले ही क्या हुआ था कि सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था। तो कार्यवाही ये हो पाती उसके पहले ही क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस यहाँ पर भी क्या हुआ, ये संपन्न नहीं हो पाया। तो 2 जज ऐसे थे, रामास्वामी और सौमित्र सेन, जिनको इसका सामना करना पड़ा था। बाकी किसी को ऐसी, किसी भी जज को लेकर के ऐसा वो चीजें नहीं आई। बाकी जो भी मामला आया वो किसी न किसी रूप में क्या हुआ, स्पीकर या सभापति ने इसको खारिज ही कर दिया।
तो ये रहा हुआ है जजों को लेकर के हटाने को की जो प्रक्रिया थी। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर के आया है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा में इसको लेकर क्या निर्णय होता है और क्या इस चीजें आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। प्रस्ताव दिया गया था, प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। हाँ, हालांकि वहां पर क्या हुआ कि डिस्कशन का अधिकार नहीं दिया गया था। तो यही सारी बातें थी जो आपसे यहाँ पर डिस्कस करना था। थैंक यू।